चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 नई उषा का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब अर्थ पूछा गया है, क्या तात्पर्य है ये पूछा गया है। आपने पाठ को पढ़ा है, आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है। जिस प्रकार अंधेरी रात के पश्चात उषा काल का आगमन होता है, उसी प्रकार लंबे समय की पराधीनता के पश्चात देश को आज़ादी मिली है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति को ही कवि ने इस कविता में नई उषा कहा है। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए। उत्तर में आप बता सकते हैं कि कवि के अनुसार सभी मनुष्यों में विवेक अर्थात भले बुरे का ज्ञान, आपस में सहानुभूति, मैत्री, सत्य, प्रेम एवं त्याग आदि गुणों का विकास होना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का क्या आशय है। तो कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का अर्थ यह है कि लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाएं, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे और ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठे। कोई किसी दूसरे पर आश्रित न रहे, सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और प्रसन्नता के गीत गाएं। प्रश्न 4 है, समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है। स्वाश्रयी का अर्थ है खुद पर आश्रित या स्वावलंबी होना। तो इसको उत्तर में आप बता सकते हैं, कवि चाहता है कि हमारा समाज स्वावलंबी बने। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को बुराइयों का त्याग कर सत्कर्म करना होगा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना होगा, तभी समाज को स्वाश्रयी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नई उषा शीर्षक कविता में कवि किन किन परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। तो उत्तर है, नई उषा शीर्षक कविता में कवि ने इन परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि समाज में सभी स्वाश्रयी बने, बुराई को त्याग कर सत्कर्मी बने तथा लोग आपस में द्वेष भाव मिटाकर परस्पर प्रेम भाव सभी के मन में जगाना होगा। अशिक्षा के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना होगा। अगला प्रश्न है, कविता में वर्णित वसुंधरा शस्य श्यामला सदा कैसे बनी रह सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो कविता में वर्णित वसुंधरा अर्थात धरती को किसानों नवयुवकों को पसीने से सींचकर उपजाऊ बनाने को कह रहे हैं, जिससे हमारी धरती माता सदा हरी भरी बनी रहे। प्रश्न 7वां है, प्रमाद की महानिशा बीतने से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर है, प्रमाद की महानिशा से कवि का तात्पर्य है कि पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी व घोर रात्रि बीत चुकी है। प्रश्न 8वां है, प्रस्तुत कविता नवयुवकों के मन में किन किन भावों का संचार कर रही है। उत्तर में आप बता सकते हैं, प्रत्येक नवयुवकों के हृदय में दूसरों के प्रति स्नेह भावना का संचार कर रही है तथा घृणा, आलस्य, द्वेष आदि को दूर कर प्रेम, परिश्रमी और कर्म पथ पर तत्पर होने का भाव संचार कर रही है। अगला प्रश्न है, यह कविता नवयुवकों को क्या संदेश दे रही है। उत्तर है, यह कविता नवयुवकों को संदेश दे रही है कि देश की प्रगति के लिए उन्हें आगे आकर कठोर परिश्रम करना होगा, उन्हें उत्पादन बढ़ाना होगा तथा आपसी द्वेष मिटाकर परस्पर प्रेम भाव जगाना होगा। पाठ से आगे का प्रश्न है, कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। उठो चलो बढ़ो, समीर शंख है बजा रहा,
भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। इन पंक्तियों का अर्थ आपको बताना है। आपने पहले भी भावार्थ में समझा है कि भाव है, हे नवयुवकों उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो। कोई किसी से घृणा न करे। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित ना रहे। अगला प्रश्न है, उषा काल में हमारे आसपास के परिवेश में क्या परिवर्तन नजर आता है और हमें कैसा महसूस होता है? लिखिए। उत्तर है, उषा काल में हमारे आसपास रात्रि की कालिमा पर सुबह सूरज की किरणें पड़ती है। पक्षियां अपना घोंसला छोड़कर बाहर कलरव करते रहते हैं। मन को आनंदित करने वाली ठंडी हवाएं बहती है। फूलों की खुशबू से वातावरण शोभायमान होता रहता है। उगते सूर्य की लालिमा मन को प्रफुल्लित करती है। अगला प्रश्न है, स्वाश्रयी अथवा स्वनिर्भर समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षक से चर्चा कर विशिष्टताओं को लिखिए। अपने शिक्षक से आपको चर्चा करना है कि स्वावलंबी समाज या स्वयं पर निर्भर समाज का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर में आप बता सकते हैं, समाज के लोगों द्वारा अच्छे कार्य करते हुए वैमनस्यता भुलाकर आपसी सामंजस्य एवं प्रेम की भावना जागृत करना, सभी को साक्षर करना ही स्वाश्रयी अथवा स्वनिर्भर समाज समझा जाता है। प्रश्न चौथा है, कवि धरा को उर्वर करने के लिए स्वेद से सींचने का आमंत्रण देता है। इसके विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। पसीना से सींचने के लिए कहा गया है। तो इसका तात्पर्य उत्तर में लिख सकते हैं, कवि धरा को उपजाऊ बनाने के लिए कठिन परिश्रम करने की बात कहता है। कड़ी मेहनत से ही उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इसके निम्न तरीके हो सकते हैं। पहला है, बुआई से पहले बीजोपचार किया जाए, अर्थात बीजों का परीक्षण किया जाए। जो अच्छे बीज हैं उसी को ज़मीन में रोपा जाए या लगाया जाए। दूसरा है, कृषि की उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाए। तीसरा है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जैविक खादों, गोबर खाद का उपयोग किया जाए। रासायनिक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और जैविक खादों का प्रयोग करने से उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसलिए जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। अगला है, भाषा से प्रश्न है, कविता में अरुण, प्रभात, स्वेद, धरा, सुकर्म, शस्य जैसे शब्द आए हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उनके समान। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया, अर्थात ये शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं। अर्थात संस्कृत से सीधे हिंदी में उन शब्दों को ले लिया गया है, बिना परिवर्तन किए, बिना बदलाव किए। जस का तस ले लेना। कविता से ऐसे शब्दों का चुनाव कर उनका अर्थ अपनी भाषा में स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कविता में कुछ शब्द आए हैं, जैसे शस्य मतलब धान या अन्न, सख्य मतलब सखा, गेह मतलब घर, स्वेद यानी पसीना, प्रमाद माने आलस्य। इनका प्रयोग आपको अपनी भाषा में करना है, जैसे यहाँ किया है। हमारी धरती सस्य से परिपूर्ण रहे, समाज में सभी के प्रति सख्य भाव रहे। तो यहाँ सस्य का अर्थ हो गया हरा भरा रहे, अन्न अनाज से भरा पूरा रहे, और सख्य भाव मतलब मित्रता का भाव रहे। प्रत्येक गेह में ज्ञान का प्रदीप जले। गेह मतलब घर होता है, तो प्रत्येक घरों में साक्षरता और ज्ञान विद्यमान रहे। चौथा है, अपने मेहनत के स्वेद से धरती को उपजाऊ बनाएं। स्वेद मतलब पसीना, मेहनत करके परिश्रम करके अपनी धरती को उर्वरा बनाएं, उपजाऊ बनाएं। पांचवा है, प्रमाद का नाश करें, अर्थात आलस्य का त्याग करें, आलस्य को नष्ट करें और परिश्रम करें। अगला प्रश्न है, नई किरण, नए संदेश, खिले कमल जैसे शब्द कविता की पंक्तियों में प्रयुक्त हुए हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं अथवा उत्पन्न कर रहे हैं।
जिन्हें हम विशेषण कहते हैं। कविता में प्रयुक्त ऐसे विशेषणों को पहचान कर उनकी जगह नए विशेषणों के सार्थक प्रयोग कीजिए, जैसे सुनहली किरण, शुभ संदेश, मुस्कुराते कमल। तो यहाँ पर विशेषण के बारे में बताया गया है। विशेषण की परिभाषा आप सभी ने पूर्व की कक्षाओं में जाना है और मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं लिंक को क्लिक करके। और विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, नई किरण, नए संदेश, खिले कमल। तो यहाँ पर खिले शब्द, नए शब्द और नई, ये है विशेषण जो किरण की विशेषता बता रहे हैं, नई, संदेश की विशेषता नए और कमल की विशेषता बता रहे हैं खिले हुए। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ वाक्य है। प्रमाद की महानिशा, इसको आपको नए विशेषणों के सार्थक प्रयोग कीजिए लिखा गया है प्रश्न में। तो आपको नए विशेषण प्रयोग करके यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है पूर्णिमा की महानिशा, इसको आप अमावस की महानिशा भी लिख सकते हैं। नई किरण दिया है, उसके बदले में स्वर्णिम किरण कर सकते हैं। स्वाश्रयी समास दिया गया है, उसके बदले उन्नत समाज कर सकते हैं। स्वाश्रयी के बदले यहाँ उन्नत शब्द आ गया। तो नए विशेषणों का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य लिखा गया है। प्रश्न तीसरा है, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। इस पंक्ति में उ एवं द वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जहाँ एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इससे भाषा में प्रवाह, लय और सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया गया है कि एक पंक्ति में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग दिखाया गया है। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है। दिए गए शब्दों की सहायता से शेष 3 पंक्तियों की रचना कीजिए। पूर्व दिशा, सूरज, चहचहाना, पक्षी, रात, अंधेरा, खिला, किरण, बाग बगीचे, ये शब्द आपको दिए गए हैं और इन शब्दों से आपको पंक्ति बनाना है। यहाँ उत्तर में बनाया गया है, पूर्व दिशा से सूरज उगता, पूर्व दिशा में लालिमा फैलती, इसकी किरणें अंधेरा दूर भगाती, पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का कलरव, सतकमल का सुंदर खिलना। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, पंक्ति बना सकते हैं। नई आशा का संचार है, बाग बगीचे का सुंदर लगना। तो ये सारे शब्द जो है इन पंक्तियों में आ गए हैं। इसी तरह से आप नए पंक्ति भी बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। आगे देखिए योग्यता विस्तार। सुमित्रा नंदन पंत रचित प्रथम रश्मि शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। पूरी कविता ढूंढकर पढ़िए और साथियों तथा शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे ये घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु सुख सिखा रहे थे मुस्काना। आपको प्रश्न में बताया गया है कि साथियों से यानी अपने सहपाठियों से या शिक्षकों के साथ चर्चा करना है। तो इस कविता के बारे में जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है, प्रथम रश्मि नामक शीर्षक से कविता है। तो आपको अपने कक्षा में इस कविता के बारे में चर्चा करना है। जल्दी जागकर सूर्योदय से पूर्व के दृश्य का अवलोकन कीजिए। उस समय प्रकृति में क्या क्या घटित होता है उस पर 10 वाक्य लिखिए। आप सुबह जल्दी जागकर देखेंगे आसमान में, बाहर वातावरण में क्या क्या दृश्य घटित होता है, नज़ारे कैसे दिखते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सूर्योदय से पूर्व आकाश में लालिमा छा जाती है, तारों का प्रकाश मंद पड़ जाता है, वे आँखों से ओझल हो जाते हैं, पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, हरी धूप पर पड़ी ओस की बूंदें चमकने लगती है, सरोवरों में कमल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधों की आकृतियाँ साफ दिखाई देने लगती है, हवा के हल्के झोंकों से पेड़ों की पत्तियाँ हिलती दिखाई देती है,
पक्षी दाने पानी की तलाश में अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं। इस तरह से आप भी 10 वाक्य बनाकर इसमें लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गया होगा और इस पाठ के भावार्थ अर्थात सप्रसंग व्याख्या का वीडियो भी मैंने बनाया है। आई बटन पर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं लिंक, उसको क्लिक करके आप इस पाठ के भावार्थ को समझ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।